नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। क्या सरकार के खिलाफ द्रोह को देश से द्रोह माना जा सकता है? इसका जवाब है तो निबंधात्मक, लेकिन विमर्श से उलट असल दुनिया में राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लिया गया था। जिस कानून को बनाया ही स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए गया था, स्वतंत्रता के बाद उसका ऐसा इस्तेमाल हुआ कि ये खालिस भारतीय कानून बन गया। हर रंग, हर विचार और हर विचारधारा की पार्टी ने राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा होने लगा, नेताओं को राजद्रोह में अंदर कर दिया गया। किसी का भाषण सहन नहीं हुआ, राजद्रोह लगा दिया गया। किसी का कार्टून बर्दाश्त नहीं हुआ, राजद्रोह लगा दिया गया। किसी का ट्वीट, फेसबुक पोस्ट आपके खिलाफ आ गया, राजद्रोह लगा दिया। और राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बात आए तब तो बात शुरू ही राजद्रोह लगाने से होने लगी। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस भौंडे खेल पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक केंद्र इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से अपील भी की कि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक राजद्रोह की इस धारा में एफआईआर दर्ज न की जाए। तो आज बड़ी खबर में हम 124A पर ही बात करने वाले हैं। हम जानेंगे इस धारा का इतिहास, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हमारे और आपके पुरखों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी से इसका ताल्लुक क्या है, हम ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अंग्रेजों का बनाया एक दमनकारी कानून 2022 की मई तक, आजादी के बाद से अब तक प्रभावी रहा। पर शो में सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया, कोई भी उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। वीडियो भले ही 2 दिन पुराना हो, लेकिन यह हमारे समाज का वो जख्म है जिसे रह रहकर कुरेदा जाता रहा है। वीडियो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के पावटी खुर्द गांव का है, जहां एक व्यक्ति खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मुनादी करवाकर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे रहा था। दलितों को संबोधित करते हुए इस मुनादी में राजवीर प्रधान नाम के आदमी की संपत्ति के आसपास महज दिखने भर से 5,000 के जुर्माने और 50 जूते मारने की बात की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ तो मुजफ्फरनगर की पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस मामले में गांव के पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी और मुनादी करने वाले शख्स कुंवरपाल को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों की माने तो त्यागी ने दलितों के खिलाफ तब मुनादी करवाई जब दलितों ने त्यागी के खेतों में गेहूं की फसल काटने से इनकार कर दिया। ये घटना उन जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों के लिए सबक है जो कभी खुलेआम ढोल पीट कर तो कभी अप्रत्यक्ष तौर पर जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर मासूमी से पूछते हैं कहाँ है जाति, सब बराबर है। दिन का वीडियो, इस पर विचार करिएगा। एक वायरल वीडियो भर नहीं है, ये हमारे और आपके वक्त की क्रूर सच्चाई है। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। 10 मई के लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी उन्हें जेल में रहना होगा। हमने यह भी बताया था कि कैसे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई से ठीक कुछ दिन पहले बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा आजम खान पर एक केस दर्ज कराया जाता है। आरोप है उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर मान्यता प्राप्त की। इसके बाद रामपुर पुलिस आजम खान को इस मामले में दोषी पाती है और जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल में रहकर इस मामले की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। आज से ठीक 8 दिन बाद यानी 19 मई को इस मामले को लेकर रामपुर कोर्ट में सुनवाई होनी है।
जमानत मिलने से पहले एक और केस दर्ज होने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा। कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस गवई ने यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि आजम को जमानत मिलते ही एक और केस दर्ज होने का इत्तेफाक क्यों हो रहा है। SV राजू ने सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धारणा है और मैं इसे दूर करूंगा। आजम खान के खिलाफ जितने मामले दर्ज हुए वो जायज हैं। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा कि जमानत मिलते ही मुकदमा दर्ज होने का संयोग क्यों, तो राजू ने कहा कि वर्तमान आरोप पहले भी उनके खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन तब पुलिस की निष्क्रियता के चलते लंबे वक्त तक मामलों को टाला जाता रहा था। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से और भी जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की। आजम को भले ही पुराने मामले में जमानत मिल चुकी हो, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। दरअसल 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में दोनों को रामपुर के MP MLA कोर्ट में पेश होना था, पर दोनों नहीं आए। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 16 मई की तय की गई है। इस तारीख तक दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा, वरना गिरफ्तारी हो सकती है। अदालती कार्रवाई के बीच एक खबर और भी है कि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED का छापा पड़ा है। ED की टीम के साथ राजस्व टीम भी मौजूद थी। जानकारी है कि टीम 250 बीघा शत्रु संपत्ति के मामले की जांच करने पहुंची थी। शत्रु संपत्ति का मतलब है शत्रु की संपत्ति। फर्क इतना है कि यहां शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मुल्क है, पाकिस्तान। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ तो लेकर नहीं गए, जमीन और तमाम चीजें पीछे छूट गई। इन पर सरकार का कब्जा माना गया, लेकिन बाद में कई लोगों ने इन पर जबरन या अलग अलग ढंग से कब्जे की कोशिश की और सरकार उनसे अपना कब्जा छुड़वा रही है। दूसरी सुर्खी, इसका संबंध है मैरिटल रेप से। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा पत्नी से किया जाने वाला जबरन सेक्स, बलात्कार। लंबे समय से मैरिटल रेप पर बहस चल रही है कि इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए। अब इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस C हरिशंकर की डिवीजन बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। स्प्लिट वर्डिक्ट यानी दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस शकधर ने अपने फैसले में कहा कि मैरिटल रेप को रेप न मानना असंवैधानिक है। साथ ही उन्होंने IPC की धारा 375 के सेक्शन 2 को हटाने की बात कही। वहीं जस्टिस हरिशंकर जस्टिस शकधर के फैसले से असहमत दिखे। जस्टिस हरिशंकर ने धारा 375 के सेक्शन 2 को असंवैधानिक नहीं माना। हालांकि दोनों जजों ने याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हरी झंडी दे दी। जानकारी के लिए आपको बता दें, IPC की धारा 375 रेप को परिभाषित करती है, जिसके मुताबिक किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, उसे धमकाकर, धोखे में रखकर, नशे की हालत में सेक्स के लिए राजी करना या किसी नाबालिग से संबंध बनाना रेप के दायरे में आएगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन 2 कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा। इसी एक्सेप्शन को हटाने की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। मैरिटल रेप के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं अलग अलग NGO, RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और 2 और व्यक्तियों ने दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। दोनों ने अपवाद को समाप्त करने के पक्ष में तर्क दिया था। हालांकि केंद्र ने इस मामले में कोर्ट में कोई स्टैंड नहीं लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इसी साल 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। तीसरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में एक लेखिका ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और अवार्ड लौटा दिया। दरअसल 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी ने मुख्यमंत्री बनर्जी को उनके साहित्य में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार दिया था। यह पुरस्कार ममता को साल 2020 में आई उनकी किताब कविता बिटान के लिए दिया गया था, जो कि 900 से ज्यादा कविताओं का संग्रह है। अब ममता को मिले इस पुरस्कार के विरोध में लेखिका रत्न राशिद बनर्जी ने अपना अन्नद शंकर स्मारक सम्मान लौटा दिया। ये पुरस्कार उन्हें साल 2019 में पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी ने दिया था। पुरस्कार लौटाने के साथ ही रत्न राशिद बनर्जी ने अपनी बात रखते हुए अकादमी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु को एक पत्र लिखा। इसमें लिखा कि एक लेखिका के तौर पर CM को साहित्यिक पुरस्कार देने के कदम से मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी। CM को एक नया साहित्यिक पुरस्कार मिलने के बाद मुझे मिला सम्मान कांटों का ताज बन गया है।
ये भी कहा कि ये ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई का सम्मान है, उससे असम्मान नहीं, असहमति नहीं, लेकिन उनकी किताब को साहित्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अगली सुर्खी झारखंड में हुई गिरफ्तारी को लेकर है। झारखंड में तैनात आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। पूजा मौजूदा वक्त में झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी हैं। ईडी 2 दिनों से उनसे खूंटी में मनरेगा में कथित हेराफेरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही थी। आज ईडी ने पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए। ईडी ने इससे पहले पूजा सिंघल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को इतना सारा पैसा मिला था, 19 करोड़ से ज़्यादा कैश और कई अहम दस्तावेज। मामला 2007 से 2010 के बीच का है, जब इस टाइमलाइन में मनरेगा में करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ी की बात सामने आई। पूजा सिंघल इस दौरान खूंटी जिले की डीसी थी और इस वित्तीय गड़बड़ी में पूजा का नाम सामने आया था। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राजद्रोह को लेकर जो फैसला दिया, उसके महत्व और असर का विस्तार एक लल्लन टॉप शो से कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि आपको सभी बुनियादी सवालों के जवाब तसल्ली बख्श ढंग से मिले। पहला सवाल, राजद्रोह कानून का इतिहास क्या है? हिंदी में राजद्रोह का मतलब है सरकार से विद्रोह। रही बात 124A आईपीसी की, तो उसकी कहानी भी आईपीसी की कहानी के साथ ही शुरू होती है। इंडियन पीनल कोड, इसे तैयार किया था थॉमस मैकाले ने। माना जाता है कि मैकाले ने 1837 में ही राजद्रोह के कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन 1860 में जब इंडियन पीनल कोड अधिसूचित हुआ, तब राजद्रोह की धारा उसका हिस्सा नहीं थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार का शासन आया। अंग्रेज सरकार ने 1860 से 1870 के दशक में देख लिया कि भारत में उसके तौर तरीकों को कभी स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। इसलिए अंग्रेज विद्रोह की छोटी से छोटी आशंका पर भी लगाम लगाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज सरकार ने कहा कि मैकाले के ड्राफ्ट में लिखी राजद्रोह की धारा भूलवश इंडियन पीनल कोड में शामिल नहीं हुई थी। तो भूल सुधार के नाम पर 1870 में राजद्रोह को आईपीसी की धारा 124A के तहत एक फौजदारी अपराध बनाया गया। अंग्रेजी में कहें तो क्रिमिनल ऑफेंस। अंग्रेज सरकार को जितना डर क्रांतिकारियों से लगता था, उतना ही विचारकों, नेताओं और पत्रकारों से भी लगता था। उनका मानना था कि अगर ये लोग उकसाएं नहीं तो बगावत नहीं होगी। इसलिए राजद्रोह की परिभाषा जानबूझकर इतनी विस्तृत कर दी गई कि न पत्रकार लिख पाए, न ही नेता और विचारक सार्वजनिक मंचों पर अपनी बात रख पाए। राजद्रोह की परिभाषा आज भी बहुत विस्तृत है। गौर करिए, भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ मौखिक, लिखित, सांकेतिक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना करने या ऐसा करने के लिए दूसरों को उकसाने के प्रयास दंडनीय होंगे। इस कानून के तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पहले राजद्रोह के दोषियों को देश से बाहर भेजने का प्रावधान था, लेकिन 1955 में इसकी जगह उम्र कैद का प्रावधान आया। लेखक चित्रांशुल सिन्हा ने अपनी किताब द ग्रेट रिप्रेशन स्टोरी ऑफ सेडिशन इन इंडिया में कानून के पहले इस्तेमाल को लेकर बड़े विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक इस धारा का पहला इस्तेमाल एक साप्ताहिक अखबार बंगोबासी के संपादक, प्रकाशक और मालिकों के खिलाफ हुआ था। इस केस को हम क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बसु एंड अदर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ ये बात दर्ज करना जरूरी है कि इस मामले का भारत के स्वाधीनता संग्राम से सीधा लेना देना नहीं था। बंगोबासी पर राजद्रोह की धारा लगाई गई क्योंकि अखबार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट के खिलाफ कुछ लेख छापे थे। दरअसल तब बंगाल में अंग्रेजों द्वारा कानून के रास्ते किए जा रहे समाज सुधार को लेकर बड़ा असंतोष था और इसी असंतोष को हवा दी थी बंगोबासी ने। मुकदमा चला, पर बाद में बंगोबासी ने इन लेखों के लिए माफी मांग ली और मामला खत्म हो गया। पर फौरी तौर पर बंगोबासी के उदाहरण ने बता दिया था कि राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल कितने कलात्मक तरीके से हो सकता है। अंग्रेज सरकार के असल मंसूबे अगर किसी साल में पूरे देश को मालूम चले तो वो था 1898। इस साल क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक का मुकदमा चला। ये राजद्रोह के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक था, क्योंकि तिलक एक बगावती नेता ही नहीं, एक पत्रकार भी थे। ये साफ नजर आ रहा था कि अंग्रेज सरकार तिलक की राजनीति के साथ साथ बतौर संपादक उनकी पत्रिका केसरी के स्टैंड से भी असहज थी। तिलक को तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद आप 124A की जद में आए लोगों के नाम देखेंगे तो वो स्वाधीनता संग्राम की हुज हू लिस्ट बन जाएगी।
कौन है इस लिस्ट में? महात्मा गांधी, भगत सिंह, एनी बेसेंट, अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर। हमने यहां कुछ ही नाम गिनवाए, असल सूची बहुत लंबी है। तिलक के मुकदमे का जिक्र अलग से इसलिए किया गया क्योंकि इस फैसले को अंग्रेजों ने बार बार इस्तेमाल किया। भारत में आजादी से पहले भी कई नामी वकील हुए। उन्होंने बार बार अदालती कार्रवाई के दौरान राजद्रोह की धारा में तकनीकी और कानूनी खामियों की दलील पेश की, लेकिन 1947 तक प्रिवी काउंसिल ने यही माना कि तिलक के मामले में दिया अदालत का फैसला सही और अनुकरणीय था। यानी 124A के तहत आरोप साबित करने के लिए हिंसा का वास्तव में होना या उकसावा जरूरी नहीं। अगर सरकार के खिलाफ भावनाएं भी भड़काई गई तब भी राजद्रोह का आरोप साबित हो जाएगा। इसलिए इस धारणा को बल मिला कि 124A का इस्तेमाल एक कानून की तरह भी हो सकता है और एक हथियार की तरह भी। 1947 तक धारा 124A का जिक्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में ज्यादा होने लगा। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उत्कर्ष आनंद ने अपने लेख में बताया है कि किस तरह संविधान सभा में चर्चा के दौरान कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने एक संशोधन लाकर सिडिशन शब्द को संविधान से बाहर करवा दिया था और इस तरह अनुच्छेद 19(1)A के तहत अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का रास्ता खुला। लेकिन 124A को संविधान से बाहर नहीं किया गया। आजादी के बाद सरकार ने धारा 124A को बरकरार रखते हुए क्या बदलाव किए, सुनिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे एडवोकेट और कानूनी मामलों पर लगातार लिखने वाले विराग गुप्ता से। अंग्रेजों के समय में जो कानून बना था उसमें बाद में कई बदलाव हुए और मेन बदलाव 1974 में CRPC में हुआ और उसके पहले संविधान का पहला संशोधन जो नेहरू जी के समय में हुआ था और 16वां संशोधन, उसके माध्यम से भी इनडायरेक्टली इस कानून को सख्त बनाया गया। लेकिन अगर पर्पस देखें तो जो 19वीं शताब्दी में पर्पस था और आज वो कोई बदलाव नहीं आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के संविधान में पहला संशोधन राजद्रोह की धारा को लेकर हुआ। 1951 में पंजाब हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में धारा 124A को संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ बता दिया। भारत का संविधान कहता है कि मौलिक अधिकार से बड़ा कोई कानून नहीं हो सकता। राजद्रोह की धारा के दिन इसके बाद गिनती के रह जाते, लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उसी साल पहले संशोधन से अनुच्छेद 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का प्रावधान कर दिया। इसने 124A के कानूनी वजूद को बचा लिया। तब से अब तक सरकार ने मौलिक अधिकारों पर जब जब बंदिशें लगाई तब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ही हवाला दिया गया। अब आते हैं दूसरे मौजूद सवाल पर। 124A को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया जाता है। वो क्या मामला है, समझ लेते हैं। राजद्रोह और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच कानूनी पेचीदगियों को लेकर मामले लगातार अदालत में पहुंच रहे थे। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका निराकरण करने की कोशिश की। इसे हम केदारनाथ मामले के नाम से जानते हैं। इसमें अदालत ने कहा कि धारा 124A कानूनी रूप से वैध है क्योंकि देश में कानून द्वारा स्थापित सरकार का होना जरूरी है। इस सरकार को क्षति पहुंचाने वाले कामों की अनदेखी नहीं की जा सकती। लेकिन अदालत ने यह साफ किया कि 124A के तहत उन्हीं शब्दों या भाषणों को लेकर आरोप तय किए जा सकते हैं जिनसे कानून व्यवस्था बिगड़े या फिर हिंसा हो। 124A के तहत फ्री स्पीच को नहीं दबाया जा सकता। यह फैसला 5 जजों वाली संविधान पीठ ने दिया था और तभी से देश की सारी अदालतें 124A को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साल 1962 की व्याख्या को सही मानती हैं। 2018 में आए लॉ कमीशन के कंसल्टेशन पेपर में भी कुछ ऐसी ही बात थी। कमीशन ने लिखा था कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए धारा 124A आवश्यक तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब आता है तीसरा सवाल। जब सर्वोच्च न्यायालय ने सब साफ कर दिया था तब मामला दोबारा अदालत में क्यों पहुंचा? दरअसल बात यह थी कि अदालतें भले कानून की व्याख्या को स्पष्ट करती रहीं, लेकिन आजाद भारत की सरकारों ने इस कानून का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जैसे बरतानिया हुकूमत करती थी, और इस हमाम में सभी ने बराबर के कपड़े पहने। हाल के कुछ चर्चित मामलों पर गौर कर लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। राजद्रोह के ये हाल के चर्चित मामले हैं। जुलाई 2021 में IPS अधिकारी GP सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का एंटी करप्शन ब्यूरो मामला दर्ज करता है क्योंकि उनके पास से एक ऐसी डायरी मिल गई जिसमें कथित तौर पर सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ सामग्री थी। 2021 में ही पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार मामला दर्ज करती है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहा गया कि कोरोना काल में लापरवाही के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ पर FIR
खारिज कर दी थी। फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस द कश्मीर वाला मैगजीन के संपादक को गिरफ्तार करती है। पुलिस दावा करती है कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगी एजेंसियों की छवि को नुकसान पहुंचा। यहां पर केंद्र का शासन है। अप्रैल 2022 में अमरावती सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन पर उद्धव ठाकरे की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया। न्यायालय में मामला गया तो जज पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। हमने आपको 4 मामले उदाहरण के तौर पर बताए। भाजपा शासित सरकार, कांग्रेस शासित सरकार, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना सरकार और एक ऐसा सूबा जहां केंद्र का शासन है। हर जगह धड़ल्ले से राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल हुआ। आप गूगल पर सेडिशन डालकर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि कितनी छोटी छोटी बातों के लिए राजद्रोह की धारा लगाकर लोगों को जेल में ठूसा गया। 2010 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा मामले किन राज्यों में आए जान लीजिए। बिहार से 168, तमिलनाडु से 139, यूपी से 115, झारखंड से 62, कर्नाटक से 50। पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए राजद्रोह का मामला बना देती है, लेकिन न्यायालय में ये आरोप साबित नहीं हो पाते। 82.8% मामले लंबित हैं क्योंकि पुलिस के पास अपनी बात साबित करने लायक सबूत या तर्क होते ही नहीं। नतीजा तारीख पर तारीख और लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। समाज में बदनामी पहले ही हो जाती है क्योंकि जैसा हमने आपको बताया हमारे यहाँ राजद्रोह और देशद्रोह का फर्क खत्म कर दिया गया है। बावजूद इसके 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह के मामलों में 160% का उछाल आया, पर 2019 तक कन्विक्शन रेट क्या रहा? 3.3%। 93 लोगों पर आरोप लगाए गए, साबित हुए सिर्फ 2 पर। कानून का ऐसा दुरुपयोग हुआ कि जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। सुनिए, जब हम इस शक्तिशाली कानून के इस्तेमाल का इतिहास देखते हैं तब लगता है जैसे किसी बढ़ई को एक सामान बनाने के लिए आरी दी गई, लेकिन उसने एक पेड़ की बजाय पूरे जंगल को ही काटना शुरू कर दिया। इस कानून का असर ऐसा ही है। चौथा सवाल, हालिया मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? 124A को ताजा चुनौती इन याचिकाकर्ताओं ने दी। सूची जरा लंबी है। इसमें पहला नाम है मेजर जनरल SG वोमबटकेरे का, सेवानिवृत्त हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, अरुण शौरी, पत्रकार, अर्थशास्त्री और राजनेता। इसके अलावा तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व पत्रकार और जन मीडिया के संपादक यानी मौजूदा पत्रकार भी माफ करिए अनिल चमड़िया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL, पेट्रिशिया मुखिम, संपादक शिलोंग टाइम्स, अनुराधा भसीन, संपादक कश्मीर टाइम्स और जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ असम। इन सभी ने धारा 124A की कानूनी वैधता को चुनौती दी है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय को 1962 के अपने फैसले की भी समीक्षा करनी होगी। जुलाई 2021 में सुनवाई करते हुए CJI NV रमन्ना ने एक टिप्पणी की थी जो बहुत चर्चित हुई थी। CJI ने 124A के दुरुपयोग के बढ़ते चलन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह बयान दिया था। यह एक औपनिवेशिक कानून है। इसका मकसद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना था। इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की आवाज को दबाने के लिए किया गया। ऐसे में आजादी के 75 साल बाद क्या इस कानून की आवश्यकता है? CJI ने आगे कहा था कि सरकार कई सारे कानूनों को खत्म कर रही है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो इस कानून पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। न्यायालय में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि इक्का दुक्का दुरुपयोग के उदाहरणों के आधार पर पूरे कानून को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए। फिर 1962 का केदारनाथ फैसला आज भी अदालत पर बाध्यकारी है क्योंकि उसे बड़ी बेंच ने अब तक पलटा नहीं। लेकिन फिर केंद्र ने अचानक अदालत में यह कह दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप सरकार इस कानून पर स्वयं पुनर्विचार करना चाहती है, इसलिए कोर्ट कुछ मोहलत दे। इसके बाद सुनवाई की तारीख आज पड़ी और अदालत ने आज अंतरिम आदेश दिया। इस आदेश के 3 हिस्से हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। सुनिए एडवोकेट ने क्या समझाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश है वो अंतरिम आदेश है और अभी जुलाई में फिर हियरिंग होगी। उसके बाद इसमें आखिरी आदेश होगा जिसके हिसाब से इस कानून की वैधता का निर्धारण होगा। आज का जो आदेश है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिसमें उन्होंने न्यायिक आदेश जारी किया है निचली अदालतों के लिए। उसके तहत जो भी ऐसे मामले हैं जिनमें ट्रायल चल रहा है, अपील है या प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उनको एबियंस मतलब उसको उन्होंने निलंबित करने के लिए कहा है। यह स्पष्ट आदेश है। इसका मतलब यह है कि अब आगे किसी को मुकदमा चल रहा है तो उसको सजा नहीं मिल सकती है। दूसरा एक आदेश है, उस आदेश में उन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं लेकिन न्यायिक आदेश जारी नहीं किया बाध्यकारी
केंद्र और राज्य सरकारों को, और उनसे कहा है कि जब तक मामला पेंडिंग है तब तक आप नए मामले दर्ज नहीं करें, लेकिन यह बाध्यता नहीं है। इसीलिए अगले आदेश में बोला गया है कि अगर नए मामले दर्ज हो जाएं तो अदालतें और सरकारें उसमें जमानत देने के बारे में एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं। तीसरा ये कहा गया है कि एक गाइडलाइंस जारी की जाए जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। न्यायालय के आदेश के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि जो लोग राजद्रोह के मामलों में पहले से जेल में बंद हैं उनका क्या होगा। इस पर भी विद्वानों की राय सुनिए। देखिए, दो बातें हैं। पहले नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जमानत के बारे में कोई बाध्यकारी आदेश नहीं है और सरकार, पुलिस या निचली अदालतों को केस बाय केस फैसला करना होगा। दूसरे नंबर पर जमानत देने के बारे में नियम बड़े ही स्पष्ट हैं कि जेल एक नियम है और जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम है, तो उसका पालन। तीसरा कि अगर हिरासत में किसी को लेना है तो हिरासत में लेने के लिए 3 कारण जरूरी होने चाहिए। पहला, कोई जघन्य अपराधी हो, दूसरा सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता हो, और तीसरा वो व्यक्ति भाग सकता हो या अन्य अपराध कर सकता हो। अगर ये सब मामले नहीं हैं तो पहले नंबर पर ऐसे मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर दर्ज हो जाए तो उनको जमानत मिलनी चाहिए। जहां तक जेलों में बंद लोगों के बारे में बात है तो प्रधानमंत्री ने अभी 11वीं जो चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो 3-3.5 लाख लोग अंडर ट्रायल्स हैं उनकी रिहाई के लिए गंभीर प्रयास होने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि अब जेलों के बोझ को और बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकरण से सबक लेकर के और हमें जेलों के बोझ को कम करने के साथ लोगों की आजादी सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे गणतंत्र मजबूत होगा। कई लोगों ने यह चिंता जाहिर की है कि अगर राजद्रोह जैसे कानून को खत्म कर दिया गया तो कई अपराधी भी छूट जाएंगे और यह देश हित में नहीं होगा। इस पर भी विद्वानों से सवाल पूछा गया। और यह कानून इंग्लैंड से आया था और इंग्लैंड में 2009 में यह कानून खत्म हो गया और भारत में इस कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले नंबर पर राजद्रोह और देशद्रोह दोनों में फर्क है। यह देशद्रोह के खिलाफ कानून नहीं है। देशद्रोह से निपटने के लिए अनेक कानून हैं और राजद्रोह भारत में राजा होता ही नहीं है। भारत में चुनी हुई सरकार है और सरकारों की आलोचना करना, 5 साल में सरकार का बदलना, यह जनता का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए सरकार की आलोचना या निंदा करने के लिए लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 1962 में जब फैसला दिया था तो इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक गाइडलाइंस जारी किए गए थे और उन गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग को माना है, अटॉर्नी जनरल ने दुरुपयोग को माना है और सरकार ने अपने हलफनामे में दुरुपयोग को माना है। इसलिए दुरुपयोग तो खत्म होना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर पूरी स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सरकार और आम जनता में यह गलतफहमी है कि यह कानून देशद्रोहियों के खिलाफ है। देशद्रोह का जो अपराध है वो अक्षम्य अपराध है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप होता है, अपराध बनता है। उससे निपटने के लिए यूएपीए, मकोका, आईपीसी के तहत अनेक कानून हैं। इसलिए राजद्रोह की आड़ में देशद्रोहियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है और देशद्रोह के आड़ में राजद्रोहियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करने से इसका दुरुपयोग होता है। इस सब पर कानून मंत्री हमारे देश के किरण रिजिजू, उनका भी बयान आया, सुनिए। We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by anybody. अब इस मामले की सुनवाई होगी जुलाई 2022 में। देखना होगा सरकार इस अंतरिम फैसले पर कितना अमल करती है और अमल से तात्पर्य तकनीकी पहलुओं की आड़ में छिपकर पहले की तरह काम करते रहना नहीं है। अमल से तात्पर्य है फैसले की भावना का सम्मान। फैसले की भावना साफ है, गुनहगारों पर कार्रवाई हो, लेकिन देशहित की आड़ में अपने विरोधियों को शांत करने का खेल खत्म हो। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो कहा है उसी के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम उठाया जाएगा और ये बदलाव न्यायालय की बहसों के बजाय सही मंच से हो, यानी विधायिका पर। राजद्रोह कानून को लेकर हमने सोशल मीडिया ऐप के ऊपर सवाल भी पूछा। ये वो सोशल मीडिया ऐप है जिसके साथ लल्लन टॉप की साझेदारी है। हम रोजाना सवाल पूछते हैं।
हमारा सवाल था कि राजद्रोह के कानून पर आप क्या सोचते हैं। हाँ कहने वाले, इसे रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, ये कहने वाले 63% लोग थे, और इसे हटा देना चाहिए ये कहने वाले 37% लोग थे। अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लल्लन टॉप को यहाँ पर फॉलो करें, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी दे सकते हैं। लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।